बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मशहूर और मरूफ ग़ुलाम खुसरो ख़ान के बारे में बताएंगे। खुसरो ख़ान वो बदबख्त इंसान था कि जिसने अपने मोहसिन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटियों और उनकी बीवियों की ज़बरदस्ती इज़्ज़त तार की और उसने जो खिलजी तख्त था उस पर भी कब्ज़ा कर लिया और खिलजी शहज़ादों को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। दिल्ली के मौरख अमीर खुसरो के मुताबिक खुसरो ख़ान और उसके भाई का तल्लुक हिंदू ज़ात से था जिसे बारदो कहा जाता था। वो बराए नाम तौर पर इस्लाम कबूल करने वाले अशख़ास थे। ज़ाहिरी तौर पर तो वो ख़ुद को मुसलमान कहलाते थे, लेकिन अंदरून खाना वो हिंदू ही थे और हिंदू मज़हब के साथ उनकी वाबस्तगी थी वो उन्होंने बरकरार रखी। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने सिपहसालार ऐनुल मुल्क मुल्तानी की क़यादत में वस्ती हिंदुस्तान में मालवा को फतह किया, तो इस लड़ाई में जहाँ पर कई मन सोना खिलजी फ़ौजों के हाथ लगा, वहाँ पर कई बेशकीमत ग़ुलाम जो उस वक्त इंसान होते थे वो ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त हुआ करते थे और इन्हीं ग़ुलामों में कई लड़के भी थे जो खिलजी फ़ौजों के हाथ लगे और वो सारे के सारे जो ग़ुलाम थे वो सुल्तान की खिदमत में पेश किए गए। इन ग़ुलामों में एक लड़का सुल्तान को बेहद पसंद आ गया। सुल्तान ने उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी ख़ुद उठा ली और अपने नायब हाजी मलिक शाह को हुक्म दिया कि वो इस ग़ुलाम की बेहतरीन अंदाज में परवरिश करे। उस ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम हसन, बाद में खुसरो ख़ान और हिसामुद्दीन या हिसामुद्दीन रख लिया। खुसरो ख़ान एक बद किरदार शख्स था और एक हम जिन्स परस्त आदमी था। उसने सुल्तान अलाउद्दीन के बेटे सुल्तान मुबारक शाह को हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब किया और ख़ुद उसका हम जिन्स परस्त साथी बन गया। सन 1316 में जब अज़ीम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा मुबारक शाह तख्त नशीन हुआ। मुबारक शाह ने अपने हम जिन्स परस्त साथी को खुसरो ख़ान का खिताब दिया। खुसरो ख़ान ने तकरीबन सन 1317 में देवागिरी पर दिल्ली के कंट्रोल को दोबारा कायम करने के लिए एक कामयाब मुहिम की क़यादत की। अगले साल इसने एक और मौक़ा सर अंजाम दिया और वरंगल का मुहासरा कर दिया और कुतिया के हुक्मरान को दिल्ली को खिराज पेश करने के लिए मजबूर किया। 1320 में उसने अपने मोहसिन सुल्तान मुबारक शाह को कत्ल करके ख़ुद तख्त संभालने की घिनौनी साजिश की और दरबार के जो नाराज़ अमीर थे उनको उसने जैसे तैसे करके सुल्तान मुबारक शाह ने उसे अपना नायब बनाया हुआ था। अमली तौर पर जो खिलजी तख्त था उस पर खुसरो ख़ान की ही हुकूमत थी। एक दफ़ा खुसरो ख़ान ने सुल्तान मुबारक शाह को कहा कि जो दिल्ली के तख्त के और हमारी सल्तनत के जितने भी उमरा हैं उनकी अपनी अपनी फ़ौज है जो उन्होंने अपनी हिफाजत या सल्तनत की हिफाजत के लिए रखी हुई है, और जब कोई जंग या लड़ाई होती है तो वो ये फ़ौज सुल्तान के हुज़ूर पेश करते हैं। चूँकि वो भी एक अमीर है लिहाजा उसका भी हक़ बनता है कि उसके पास भी अपनी फ़ौज हो। सुल्तान ने उसे इस बात की इजाज़त दे दी और खुसरो ख़ान ने तकरीबन 10,000 घुड़सवारों पर मुश्तमिल एक अज़ीम शान फ़ौज कायम कर ली। इस फ़ौज में सारे के सारे हिंदू थे और इस फ़ौज का जो सरबराह था वो उसने अपने मामू को बनाया। इसके बाद खुसरो ख़ान ने सुल्तान मुबारक शाह को इतला दी कि मुखबिरों ने इतला दी है कि दिल्ली के गिरदोनवा में जो बागी गिरोह रहते हैं वो किसी भी वक्त शाही महल पर हमला कर सकते हैं, इसलिए जो उसने अपनी फ़ौज बनाई है उनमें से रोज़ाना 300 या 400 फ़ौजियों को रात के वक्त महल की हिफाजत की ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। सुल्तान ने उसकी इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया और तकरीबन डेली 300 से 400 फ़ौजी आते, रात को महल की सिक्योरिटी संभालते और सुबह वो चले जाते। सुल्तान मुबारक शाह के काजी ज़ियाउद्दीन को किसी तरह से इस साजिश की भनक पड़ गई कि खुसरो ख़ान इन फ़ौजियों की मदद से दिल्ली का तख्त उलटना चाहता है और तख्त खुद संभालना चाहता है। उसने फौरी तौर पर सुल्तान मुबारक शाह को इस साजिश से आगाह किया, लेकिन सुल्तान ने काजी ज़ियाउद्दीन की ये बात मानने से
फौरी इनकार कर दिया, बल्कि गुस्से में बिफर कर उसने काजी ज़ियाउद्दीन को दिल्ली की सल्तनत के वफादार उमरा उनको भी इस बात की भनक पड़ गई थी कि खुसरो खान के इरादे सही नहीं हैं। उन सब ने मिलकर सुल्तान के सामने ये तजवीज़ पेश की कि खुसरो खान ने जो फ़ौज कायम की है और जो रोज़ाना 300-400 फ़ौजी हिफाजत के लिए आते हैं, उनकी तहकीकात की जाए और ये बात सामने लाया जाए कि आया उनको जो बात बताई गई है, जो मुखबिर उन्हें इतला दे रहे हैं कि खुसरो खान तख्त उलटना चाहता है, उसकी तहकीकात करवाई जाए। जब इतने सारे उमरा ने ये बात की तो सुल्तान ने हामी भर ली कि ठीक है, वो खुसरो खान के बारे में मुकम्मल तहकीकात करेगा। रात को जब खुसरो खान सुल्तान के बगल में था तो सुल्तान ने फ़र्ते मोहब्बत से खुसरो खान को ये बात बता दी कि इस तरह दरबार के उमरा ने उससे कहा है कि तुम्हारा जो नायब है खुसरो खान, वो तुम्हारा तख्त उलटना चाहता है। खुसरो खान ने बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार से सुल्तान को ये बात बता दी कि नहीं, वो तख्त का वफ़ादार है और सुल्तान का ग़ुलाम है। यूँ सुल्तान मुबारक शाह मुतमईन हो गया, लेकिन खुसरो खान को पता लग गया कि जल्द या बदेर उसकी जो साजिश है वो सबके सामने आश्कार हो जाएगी। लिहाजा उसने अपने मामू को फौरी तौर पर हुक्म दिया कि आप दिल्ली का तख्त उलटना चाहिए, वरना सुल्तान मुबारक शाह के सामने उसकी साजिश का पोल खुल सकता है। तो अगले ही दिन जब 400 फौजी आए तो उन्होंने आते ही महल में जो ख़ास उमरा थे और जो सिपाही तैनात थे उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। जब ये सारा वाक़या हो रहा था तो उस वक्त सुल्तान मुबारक शाह खुसरो खान के साथ उसके बगल में था। जब उसने ये शोर सुना तो उठने के लिए बाहर लपका, लेकिन खुसरो खान ने उसे बताया कि जो शाही घोड़े हैं वो खुल गए हैं और जो सिपाही हैं वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। सुल्तान मुतमईन हो गया, लेकिन जो सुल्तान का कमरे ख़ास था उस पर तैनात 2 सिपाहियों को जब खुसरो खान के फ़ौजियों ने कत्ल किया तो उसी वक्त सुल्तान को पता चल गया कि दरअसल महल में बगावत हो रही है। सुल्तान वहाँ से उठकर भागा, उसका रुख अपने शाही हरम खाने की तरफ था, लेकिन खुसरो खान ने उसको सुल्तान को पकड़ लिया और सुल्तान के सीने पर चढ़ दौड़ा। सुल्तान मुबारक शाह बहुत ताकतवर इंसान था, उसने खुसरो खान को अपने सीने से उतारा और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सुल्तान खुसरो खान का गला दबाकर उसको मार लेता, जो खुसरो खान के सिपाही थे उनमें से एक ने आकर सुल्तान की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया और सुल्तान का सर कट कर दूर जा गिरा। सुल्तान मुबारक शाह को कत्ल करने के बाद खुसरो खान और उसका मामा शाही हरम की तरफ बढ़े। इसके साथ ही खुसरो खान की जो फ़ौज थी उन्होंने महल में कत्ले आम शुरू कर दिया। जो भी सिपाही, जो भी खानसामा, जो भी मुलाज़िम उनके हाथ लगा, खुसरो खान की फ़ौज ने उनको का कत्ले आम शुरू कर दिया। शाही हरम में दाखिल होने के बाद उसने सुल्तान मुबारक शाह की माँ जतिया बाली को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया और ये भी हुक्म दिया कि उनका इरादा दरअसल सुल्तान के किसी बेटे को तख्त नशीन करवाने का है, लिहाजा जितने भी शहजादे हैं उनके सामने पेश किया जाए। जतिया बाली को खुसरो खान की साजिश के शायद पहले से इल्म था और उसने खुसरो खान की इस बात पर यकीन नहीं किया। जतिया बाली ये बात जानती कि दरअसल जो खुसरो खान है उसका इरादा तमाम शहजादों को कत्ल करने का है, लिहाजा उसने अपने शहजादों को छुप जाने का हुक्म दिया। लेकिन खुसरो खान की फ़ौज ने जो शहजादे छुप गए थे उनको पकड़ लिया और खुसरो खान के सामने पेश कर दिया। जो शहजादे उसने कत्ल किए तो उनमें फरीद खान और अबू बकर खान थे। इसके बाद उसने सुल्तान की माँ जतिया बाली को कत्ल कर दिया और उसको कत्ल करने के बाद अलाउद्दीन के जो 3 बेटे थे और जो सुल्तान मुबारक शाह के जो भाई थे उनको नाबीना कर दिया। तमाम शहजादों को कत्ल करने के बाद खुसरो खान की जो फ़ौज थी उसने शहजादियों और जो मलका थी उनको पकड़ लिया और उनकी इज़्ज़त को तार तार करना शुरू कर दिया। मौरख लिखते हैं कि सुल्तान के
خسرو خان کی فوج نے اجتماعی طور پر خلجی شہزادیوں کی عزت تار کی اور ان کو کھلی اجازت تھی کہ وہ جس شہزادی پر چاہتے اس کی عزت تقریباً 1 مہینہ تک خسرو خان کی فوجوں نے شاہی حرم اور دلی شہر کی جتنی بھی عورتیں تھیں سب کی انہوں نے عزتیں تار کی۔ جس نے پیار سے بات مانی تو ٹھیک، نہ مانی تو اسی وقت قتل کر دیا۔ ظلم کا یہ بازار اتنا زیادہ گرم تھا کہ جو گورنر تھے، جو امراء تھے، انہوں نے بھی چپ سادھ لی، کیونکہ جو بھی اگر ذرا سی آنکھ اٹھاتا فوراً اس کی آنکھ پھوڑ دی جاتی، اور خسرو خان کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت تک نہیں تھی۔ جو سلطان مبارک شاہ کے امراء تھے، گورنر تھے، انہوں نے اس ظلم کے خلاف نکلنے کی بجائے الٹا خسرو خان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کے آگے سر جھکا لیا۔ تقریباً 1 مہینے میں ہی خسرو خان نے پوری دلی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور خود کو اس نے بادشاہ نامزد کر دیا۔ جتنے بھی گورنر تھے انہوں نے یا تو ڈر سے یا ویسے ہی اس کی اطاعت کر لی، لیکن ریاست دیبال پور کے گورنر غازی ملک، جو بعد میں سلطان غیاث الدین کے نام سے انہوں نے دلی کا تخت سنبھالا تھا، انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کا بیٹا جو اس وقت تغلق خاندان کے دور الحکومت دلی میں تھا، اس کو اس نے اپنے پاس بلایا، اور اس کے ساتھ ہی غازی بیگ نے ایک خفیہ طور پر ملاقات کی، ایک میٹنگ بنائی، اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ خسرو خان کسی طور پر بھی دلی کے تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، لہٰذا اس کے خلاف جنگ کی جائے اور سلطان الہ الدین اور سلطان مبارک شاہ کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا فوری طور پر بدلہ لیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کرنے کے بعد فوج تشکیل دینا شروع کر دی۔ غازی ملک نے ارد گرد کے جو گورنرز تھے ان کو خط بھیجے اور اس میں ساری بات بتانے کے بعد مدد کرنے کی درخواست کی گئی، لیکن خسرو خان کے ڈر کی وجہ سے کسی نے بھی اس کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں کی۔ چنانچہ غازی ملک نے اکیلے ہی اس ظلم کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا اور کافی تعداد میں اس نے فوج جمع کرنے کے بعد دلی کے تخت پر اس نے حملہ کر دیا۔ غازی ملک کی فوجیں بہت بے جگری کے ساتھ لڑی اور انہوں نے خسرو خان کی فوج کے بخیے ادھیڑ دیے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً غازی ملک کی فوج کی تعداد 10,000 تھی، جبکہ خسرو خان کی فوج 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن غازی ملک اور اس کی جانباز فوج ایسی بے جگری سے لڑی کہ انہوں نے خسرو خان کی فوج کا تخت الٹ کر رکھ دیا۔ غازی ملک دراصل سلطان الہ الدین کو اپنا محسن سمجھتا تھا، کیونکہ غازی ملک ایک دور میں غلام ہوا کرتا تھا اور اس کی پرورش سلطان الہ الدین نے کی تھی اور اسے دیپال پور کا گورنر بنا دیا تھا، لہٰذا اپنے محسن کے خاندان کے ساتھ یہ ظلم ہوتے ہوئے غازی ملک نہ دیکھ سکا اور اس نے اعلان جنگ کر کے خسرو خان جیسے بدبخت شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ غازی ملک نے خسرو خان کی فوج کو قتل کرنے کے بعد خسرو خان کو گرفتار کر لیا اور اس کے شہر کے بیچوں بیچ پھانسی پر چڑھا کر اس کی لاش کو ادھر ہی لٹکنے دیا۔ تقریباً 15 روز تک خسرو خان کی لاش شہر کے بیچوں بیچ لٹکتی رہی اور اسے پرندے کھاتے رہے۔ اس کے بعد غازی ملک نے سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے اپنی حکومت قائم کی اور یوں اس نے تغلق خاندان کی